माँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो अब घर चलाने की चिंता हो रही है। इनका पैर महीनों से पहले ठीक नहीं होने वाला। बहू तो ठीक कह रही है। अगर हम रोने धोने में रह जाएंगे तो हमारा घर परिवार कौन चलाएगा? हम दोनों को कुछ तो करना चाहिए। माँ जी, मुझसे तो खेतों का काम बिल्कुल नहीं होगा, और मुझसे तो कोई काम नहीं होगा, और कोई मुझे काम देगा भी नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आप दोनों को काम करता हुआ कैसे देख सकता हूँ? अरे चुप करके बैठ जा। जब तक ठीक नहीं हो जाता हम दोनों सास बहू कुछ न कुछ जुगाड़ करके घर चला ही लेंगे। सुषमा और लक्ष्मी अब अपना दिमाग चलाने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी अपनी सास से कहती है। कमलेश अपनी माँ सुषमा और पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। कमलेश गांव में ही जमींदार के खेतों में काम करके अपना घर चला रहा था। एक रोज सुबह सुबह सुषमा खाना खाते हुए अपनी बहू के हाथों के बने खाने की तारीफ कर रही होती है। अरे बहू, तेरे हाथों का खाना खाकर तो ऐसा लगता है कि किसी होटल का खाना खा रही हूँ। माँ जी, वो क्या है ना, मुझे बचपन से ही माँ ने खाना बनाना सिखा दिया था, और मुझे खाना बनाने का भी उस वक्त बहुत शौक था, तो मैं धीरे धीरे खाना बनाते बनाते अच्छा खाना बनाना सीख गई। हाँ, अच्छा है। कभी जरूरत पड़ी तो तुझे एक ढाबा खोल देंगे, तो तू अच्छा अच्छा खाना बनाकर लोगों को खिलाती रहना और उससे पैसे भी कमाती रहना। अरे नहीं नहीं माँ, अपने मुंह से ऐसी बात भी मत निकालो। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए मेरी पत्नी या माँ घर से बाहर जाकर काम करे, और मैं जानता हूँ ना ही प्रभु मुझे इतने बुरे दिन दिखाएंगे। हाँ बेटा, ये भी तो ठीक कह रहा है। अच्छा, तू भी खाना खा ले और काम के लिए निकल जा, वरना तू तो जानता है जमींदार को बिना बात कलेश करने की आदत है। कमलेश भी खाना पीना खाकर जमींदार के खेतों में काम करने निकल पड़ता है। वहीं कमलेश के साथ गांव के और लोग भी जमींदार के खेतों में काम कर रहे होते हैं, जिसमें कमलेश का पड़ोसी रामू भी शामिल था। अब रामू कुछ देर काम करके थक जाता है और पास ही के पेड़ के नीचे छांव में बैठा होता है। तभी वहां जमींदार के आदमी आते हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम लोगों को आलस करने की आदत हो गई है क्या? और तू कैसे यहाँ पेड़ के छाव में ठंडी ठंडी हवा में बैठा है? चल कर काम कर। हाँ हाँ, वो मैं अभी अभी बैठा था। वो क्या है ना, धूप इतनी तेज है कि मुझे चक्कर आने लगा था। ये सब बहाने घर पर दिखाना। यहाँ काम करने आते हो तो काम पूरा होना चाहिए, वरना जमींदार साहब से कहकर एक एक को काम से निकलवा दूंगा। इतना कहकर जमींदार का आदमी वहाँ से चला जाता है। अब रामू जमींदार के आदमी के जाने के बाद कमलेश पर भड़क जाता है। कमलेश, तुझे बताया नहीं गया कि जमींदार के आदमी आ रहे हैं? अरे ये लोग बड़े हरामी हैं। आज जाकर ये जमींदार से मेरी शिकायत करेंगे और जमींदार शाम में मेरी पगार से पैसे काट लेगा। अरे मैं तो काम में लगा हुआ था, मैंने भी नहीं देखा ये जमींदार के आदमी कब यहाँ आकर टपक पड़े। ये कमलेश जानबूझकर मुझे बताना नहीं चाहता है। ये मुझसे बहुत जलता है, इसलिए इसे मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा जो कि ये हमेशा याद रखेगा। अब देर शाम काम करने के बाद धीरे धीरे लोग खेतों से घर जाने लगते हैं। कमलेश भी अब घर जाने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर रामू पर पड़ती है, जो जल्दी जल्दी जमींदार के खेतों से सब्जियां तोड़कर थैले में भर रहा होता है। तुझे घर नहीं जाना क्या? और तू ये क्या कर रहा है? अगर तुझे किसी ने सब्जियां तोड़ते हुए देख लिया तो तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तुझे तो पता ही है, आज जमींदार जी मेरी पगार में से पैसे काटेंगे। अगर मैं सब्जी भी लेकर नहीं गया तो मेरे पूरे दिन यहाँ काम करने का क्या फायदा? इतना कहकर रामू जल्दी जल्दी सब्जियां तोड़ने लगता है। तभी वहाँ जमींदार के आदमी को आता देखकर कमलेश रामू से कहता है। रामू, सामने जमींदार जी के आदमी आ रहे हैं, जल्दी से थैला छुपा दे। क्या छुपाने की बात हो रही है? और तू जमींदार साहब के खेतों से सब्जियां तोड़ रहा है? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अरे नहीं नहीं, ये सब्जियां तो मैं कमलेश के कहने पर तोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूँ। इतना सुनते ही जमींदार के आदमी कमलेश को मारने लगते हैं। कमलेश बार बार अपनी बेगुनाही की बात जमींदार के आदमियों से करता है, लेकिन जमींदार के आदमी कमलेश की एक नहीं सुनते। और तो और कमलेश का हाथ और पैर जमींदार के आदमी मार मार कर तोड़ देते हैं। अरे तुझे कहा था ना रामू से दूर रहे, ये तो है ही ऐसा जो दूसरों को फंसा दे और खुद वहाँ से निकल आए। माँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो अब घर चलाने की चिंता हो रही है। इनका पैर महीनों से पहले ठीक नहीं होने वाला। बहू तो ठीक कह रही है। अगर हम रोने धोने में रह जाएंगे तो हमारा घर परिवार कौन चलाएगा? हम दोनों को कुछ तो करना चाहिए।
माँ जी, मुझसे तो खेतों का काम बिल्कुल नहीं होगा और मुझसे तो कोई काम नहीं होगा और कोई मुझे काम देगा भी नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आप दोनों को काम करता हुआ कैसे देख सकता हूँ? अरे चुप करके बैठ जा। जब तक ठीक नहीं हो जाता हम दोनों सास बहू कुछ न कुछ जुगाड़ करके घर चला ही लेंगे। सुषमा और लक्ष्मी अब अपना दिमाग चलाने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल जब हम इनकी पट्टी करवाने गए थे तो वहाँ आपने देखा था ना, लोग कैसे पराठे खा रहे थे। तो क्यों ना हम पराठे की दुकान लगा लें। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, पराठे के साथ हरी तीखी चटनी। सुषमा अब अपने हाथों के कंगनों को बेचकर पराठों की दुकान के लिए सामान जमा करती है और हरी धनिये की चटनी के साथ पराठे बेचने का काम शुरू कर देती है। 30 रुपए प्लेट पराठे? अरे बहन जी, जरा एक प्लेट आलू का पराठा लगाना तो। अभी लगाती हूँ। अब लक्ष्मी ग्राहक को आलू के पराठे के साथ हरी धनिये की चटनी परोस देती है। तभी ग्राहक पास रखे टेबल पर बैठकर अपने थैले से खाने का टिफिन निकालता है और तभी सुषमा और लक्ष्मी की नाक तक अचार की खुशबू पहुंचती है। अरे बहू, ये अचार की इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? माँ जी, खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है ये पता नहीं। अच्छा, वो जो सामने ग्राहक बैठा है वो अचार खा रहा है शायद। लगता है आप दोनों मेरे अचार के बारे में बात कर रही हैं। ये अचार मेरी माँ के हाथों का है। दरअसल आज मैं अचार और रोटी लेकर आया था, लेकिन रास्ते में मुझे एक गाय मिल गई, तो मैंने भी अपनी रोटी उस गाय को खिला दी। वो बहुत भूखी लग रही थी। अच्छा, तभी अचार रह गया और रोटी खत्म हो गई। तभी मैं यहाँ पराठे लेने आया हूँ, ताकि मैं पराठे के साथ अपनी माँ के हाथों का बना अचार खा सकूं। उस ग्राहक की बात सुनकर सुषमा अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे एक बहुत अच्छा उपाय सूझा है। हम इस पराठे के साथ अचार भी बेचते हैं और कोशिश करके देखने में क्या है। तुझे तो पता है ना, तेरी सास को अचार बनाना कितना अच्छा आता है। इसका मतलब हम पराठे के साथ अचार तो देंगे ही, लेकिन अलग से अचार का डब्बा भी बेच सकते हैं। बिल्कुल ठीक, और अगर पूरे दिन में 2-4 डब्बे भी बिक गए तो हमारा खर्चा निकल जाएगा। वैसे भी अचार खराब नहीं होता। पहले दूसरे दिन तो सुषमा और लक्ष्मी के पराठे की दुकान मंदी चलती है, लेकिन धीरे धीरे जब सुषमा की दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगते हैं तो हर कोई लक्ष्मी के हाथों के बने पराठे की तारीफ करता है और सुषमा के हाथों के बने अचार को खाने वाला तो बस अचार का दीवाना ही हो जाता है। पराठे और अचार के अलावा वो उस ठेले पर अब अचार के कई सारे डब्बे भी रख देते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के अचार थे। एक रोज वहाँ एक शहरी आदमी आता है। अरे बहन जी, दौलतपुर गांव यही है क्या? बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, थक गया हूँ, जरा एक प्लेट पराठा लगा दो। सुषमा भी उस शहरी आदमी की बात सुनकर उसे पराठे और अचार लगा कर देती है। अब अचार और पराठे खाते हुए वो शहरी आदमी मन ही मन सोचने लगता है, जितना ज्यादा स्वाद इस पराठे में है, उतना ही स्वाद इस अचार में है। इस अचार के बिना ये पराठा अधूरा है और इस पराठे के बिना अचार अधूरा है। वैसे अचार लाजवाब है और यहाँ पर कई तरह के अचार के डिब्बे भी लगे हैं। बहू, और भी ग्राहकों को जल्दी जल्दी पराठे थमा दे, कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे अम्मा सुनिए, जरा आपसे एक काम था। हाँ बेटा, कहो, और पराठे चाहिए क्या? नहीं नहीं, बस 2 ही पराठों में पेट भर गया। वैसे मुझे आपका अचार बहुत पसंद आया। क्या आप ये अचार किसी कंपनी को सेल करती हैं? नहीं बेटा, हम गांव के लोग बस गांव तक ही इसे पहुंचा पाते हैं, चाहे तो कोई जा ही नहीं पाता। अगर मैं आपको 200 से 400 अचार के डब्बों का कॉन्ट्रैक्ट दूं, तो क्या आप बना पाएंगी? इसके लिए मैं आपको ये 10,000 एडवांस पैसे भी दे रहा हूँ। अरे बेटा, क्यों मजाक कर रहे हो? इतने पैसे तो आज तक मैंने एक साथ कभी देखे भी नहीं है। अरे अम्मा, सच कह रहा हूँ मैं। आपके ये अचार मैं पहले शहर लेकर जाऊंगा और अगर इसकी सेल अच्छी होती है तो मैं आपसे अचार के डब्बे खरीद कर शहर में बेचूंगा और आपको भी उचित दाम पर दूंगा। इतना कहने के बाद वो शहरी आदमी सुषमा को पैसे थमाकर चला जाता है। अब सुषमा और लक्ष्मी दिन रात मिलकर अचार के डब्बे तैयार करती हैं और 100 डब्बे हो जाने पर वो शहरी आदमी उन अचार के डब्बों को ले जाकर शहर में बेच भी देता है। ऐसे ही अगली बार वो 200 अचार के डब्बों का ऑर्डर देता है। जहाँ एक तरफ सुषमा और लक्ष्मी के पराठे की दुकान अच्छी चल पड़ी थी, वहीं अचार का धंधा भी तेजी से बढ़ने लगा था, जिस वजह से सुषमा और लक्ष्मी अपनी झोपड़ी को पक्का बनवा लेते हैं और खाने पीने की घर में दिक्कत भी खत्म हो जाती है। लेकिन अब बाकी था कमलेश का ठीक होना, और वो भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था।
माँ, अगर मेरा हाथ पैर ना टूटे होते तो शायद आप दोनों का यह हुनर छुपा का छुपा रह जाता और मैं जिंदगी भर खेत में काम करके आप लोगों को रूखी सूखी रोटी खिलाता रहता। लेकिन आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। आपने झोपड़ी को महल बना दिया है। घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं रही, वो भी इतने कम समय में। आप लोगों ने सब कुछ बदल के रख दिया। भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तेरा पैर टूटना हमारी सफलता था। हाँ माँ जी, ये तो आप सही कह रही हैं। लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ। मेरा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। अब से मैं भी आप लोगों की दुकान पर रहूंगा और आप लोगों के काम को संभालूंगा। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर अचार और पराठे से अपनी सफलता को आगे बढ़ाती हैं। और तो और वो अचार बनाने और पैक करने के काम में गांव की कई औरतों को भी रोजगार देती हैं। ये और उसकी माँ शोभा दोनों ही एक नंबर के आलसी होते हैं। दोनों को कोई काम करने का कभी भी मन नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन विजय अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, आज बाहर जाकर खाने का मन कर रहा है मेरा। अरे नालायक, तू कुछ कमाता क्यों नहीं है? पेंशन की कमाई से कब तक हम लोगों का खर्चा चलता रहेगा? और अब तो उसमें भी हमेशा नई नई मुसीबतें होने लगी है। राशन कितना महंगा हो गया है, पैसे बचते ही कहाँ हैं? माँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप मुझे पैसे नहीं देना चाहती हो, इसीलिए ही मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर मैं खुद पैसे ढूंढने लगा तब आप मुझसे मत बोलना। तू समझता क्यों नहीं? अरे ना तू कुछ कमाता है और ना ही मैं कुछ कमाती हूँ। तेरे पिता की पेंशन से ही हमारी गाड़ी अब तक चल रही है। पर अब तो मुझे चिंता होने लगी है कि आगे हमारा क्या होगा। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और आगे यही होगा कि आप उस लड़की से मेरी शादी करवा दो। माँ, अब मुझे ऐसे अकेले नहीं रह जाता। आपको भी तो दादी बनने का कितना मन करता होगा ना? हाँ, बहुत बढ़िया। कमाना होता नहीं है, चला है बाप बनने। तेरे बाप की सरकारी नौकरी थी और देख तुझे, तेरे बाप के जाने के बाद उनकी पेंशन से मेरा बुढ़ापा सवर गया है ना। तो तू भी कुछ ऐसा ही कर, क्योंकि कमाना तो तेरे बस की बात नहीं। कम से कम घर में बहू तो ऐसी ला जो कमा कर खिलाए। अरे वाह माँ, मुझे पता था कि आप इतनी चालाक हो। अब इतनी चालाक हो तो अपने बेटे को कुछ पैसे दे दो ना। मैं कौन सा आपके पैसे लेकर भाग जाऊंगा। तू नहीं सुधरने वाला है। तू निकम्मा का निकम्मा ही रहेगा। तुझे कितना भी समझा लो, भैंस के आगे बीन बजाना ही होता है। जा, अलमारी में कुछ पैसे पड़े हैं, ले ले। विजय अपनी माँ की अलमारी से पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शोभा के मोहल्ले में जिया नाम की लड़की आती है। मैं तो इस मोहल्ले में किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब मैं किससे पूछूं कि यहाँ किराने की शॉप कहाँ है? ये आंटी बाहर दिख रही है। एक काम करती हूँ, इन आंटी से ही पूछ लेती हूँ कि किराने की शॉप कहाँ है। जिया बिना हिचकिचाए शोभा के पास जाती है और उनसे कहती है, आंटी जी नमस्ते, मेरा नाम जिया है और मैं इस मोहल्ले में नई हूँ। वो दरअसल मैं अपनी नौकरी की वजह से यहाँ आई थी इस शहर में, और मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि किराने की दुकान कहाँ पर है। अगर आप मेरी मदद कर देती तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम अपने घर से दूर बस यहाँ नौकरी के लिए आई हो। अब बेटा, प्राइवेट जॉब के लिए अपने घर से दूर आना सही बात थोड़ी ना है। घर पर रहती कम से कम छोटी मोटी परेशानियां तो नहीं होती ना। नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हो। प्राइवेट जॉब के लिए नहीं आई हूँ। वो दरअसल मैं सरकारी नौकरी करती हूँ। यहीं पास में एमसीडी ऑफिस है ना, मैं उस ऑफिस की इंचार्ज हूँ और ये पूरा मोहल्ला मेरे अंडर ही आता है और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अभी नई नई नौकरी मिली है तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकती ना कि मुझे अपने शहर में नौकरी चाहिए। कुछ टाइम के बाद रिक्वेस्ट करूंगी। क्या बेटा, तुम सरकारी नौकरी करती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलो, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? किराने की दुकान पर जाओगी? मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाती हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत बढ़िया चाय बनाती हूँ। शोभा जबरदस्ती जिया को अपने घर में लेकर जाती है और चाय पिलाती है। इसी के साथ अब शोभा हर दूसरे तीसरे दिन जिया के लिए कुछ न कुछ नए नए पकवान बनाकर लेकर जाया करती और जिया से घंटों बातें किया करती। ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं। एक दिन जीजी घर पर अकेली होती है। तभी शोभा अपने बेटे के साथ वहाँ आ जाती है और जिया से कहती है, जिया बेटी, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे घर की लाइट काम नहीं कर रही।
ये मेरा बेटा है, इसको थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब घर में अनजान आदमी आएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। तुम तो मुझे अपनी ही लगती हो। एक काम करना, तुम मेरे बेटे से काम बोल देना जो भी तुम्हें जरूरत लगे। यहाँ मोहल्ले में सबको जानता है, अपनी निगरानी में करवा देगा या खुद ही कर देगा। आंटी, आप कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। दूसरे शहर में मुझे अकेला तो फील ही नहीं हुआ। मैंने अपने घर वालों को भी बताया है कि इस मोहल्ले में मुझे आप मिली हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। आप तो पूछो ही मत जिया जी, मेरी माँ तो मुझसे भी ज्यादा आपका ख्याल रखती हैं। मैं कभी कुछ बोल दूं ना कि ये बना दो मेरे लिए, मेरी तो सुनती ही नहीं। और जब से तुम आई हो तब से माँ कुछ ना कुछ अच्छा ही बना रही हैं। तुम्हारे बहाने मुझे भी अच्छा खाने को मिल जाता है। ये तो आंटी का इतना अच्छा नेचर है कि अनजान होकर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, वरना ऐसा कोई दूसरा थोड़ी ना करता। वैसे कल मेरी फैमिली आ रही है, मैं आपको अपनी फैमिली से जरूर मिलवाऊंगी। इसी का तो इंतजार था बेटा कि मैं तुम्हारे परिवार वालों से कब मिलूंगी। आखिर उन्हें भी तो बताऊं कि उनके बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने होनहार हैं। अच्छा सुनो, जो भी काम हो विजय को बोल देना। मैं घर पर जा रही हूँ, थोड़ा घुटनों में दर्द रहता है तो आराम कर लूं। और विजय, जिया को जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी बच्ची को जरा भी दिक्कत हुई तो अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ शोभा बातें करते करते वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह जिया के परिवार वाले ठीक है माँ, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आपने अपने लिए सरकारी नौकरी वाली बहू चुन ली है तो मैं उससे शादी कर लूँगा। अब खुश? कर जाती है और सबसे मिलवाते हुए कहती है, ये है शोभा आंटी जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा है। और शोभा आंटी, ये है मेरी फैमिली, मेरी मम्मी और ये है मेरे पापा। जिया रसोई में चली जाती है। तभी शोभा जिया के माँ बाप से बात करते हुए कहती है, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। दरअसल मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। मैं काफी समय से आपके आने का इंतजार कर रही थी। देखिए, आप हमारे बारे में पता करवाना चाहते होंगे अपनी बेटी के मामले में, तो करवा लीजिए। मेरे पति की भी सरकारी नौकरी थी। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहती हूँ। हम अभी ही तो आए हैं और आपने इतनी बड़ी बात बोल दी। हमें सोचने का थोड़ा समय दीजिए। हम इतना बड़ा फैसला ऐसे तो नहीं ले सकते। शोभा बातें करके वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों के बाद अनीता अपने पति और बेटी के साथ शोभा के घर जाती है और शोभा से कहती है, बहन जी, मुझे आपकी जैसी समधन तो कहीं मिल ही नहीं सकती। मुझे इतने दिन हो गए आए हुए, लेकिन मेरी बच्ची बस आपकी तारीफ करती रहती है। और जो इंसान किसी अजनबी के लिए इतना कर सकता है, वो अपनी बहू के लिए कितना करेगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह बहन जी, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। मैं तो यही सोच रही थी कि रिश्ते के बाद गलती ही तो नहीं कर दी, क्योंकि आपकी बच्ची इतनी प्यारी है। कहीं रिश्ते की बात से हम दोनों के रिश्ते में खटास आ जाती, लेकिन नहीं, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। अब तो मेरी सरकारी नौकरी वाली बहू होगी। खूब खूब बधाई हो आपको। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। देखिए, मैं अब ज्यादा दिन अपनी इस बच्ची को दूर नहीं रहने दे सकती, इसीलिए हम जल्द से जल्द शादी करवा देंगे और मैं अपनी बच्ची को अपने घर ले जाऊंगी। ठीक है? इसी के साथ रिश्ता पक्का हो जाता है और शोभा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शोभा उसी शाम अपने बेटे से कहती है, देख, सरकारी नौकरी वाली बहू आएगी तो हमारे आगे का भविष्य सुधर जाएगा। और तू कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर दियो कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए। मैंने इतने दिनों से मेहनत की है जिया पर। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात खराब हो, इसीलिए तू कोई गलती मत करियो। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। शोभा काफी खुश रहती है। कुछ दिनों के बाद अनीता से शोभा की पड़ोसन उमा मिलती है और उमा उससे कहती है, वैसे बहन जी, मानना पड़ेगा, आप अपनी बेटी की शादी ऐसी लड़की से करवा रही हैं जो कुछ नहीं करता और उसकी फैमिली भी ऐसी ही निठल्ली है। सच में आपके जैसा दिल तो हर किसी का हो ही नहीं सकता। आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो बताया गया है कि लड़का प्राइवेट जॉब करता है, ठीक ठाक कमा लेता है। बहन जी, वही तो बता रही हूँ आपको कि आपको गलत बताया है। ऐसा कुछ नहीं है। इनका बेटा निठल्ला है, कोई काम नहीं करता, बस गलियों में यहाँ वहाँ घूमता रहता है। 4 जगह नौकरी तो मैंने लगवा दी, लेकिन छोड़ छाड़ कर घर पर ही बैठा है। अब आप देख लो आपको क्या करना है। उमा की बात सुनकर अनीता कुछ नहीं कहती और अब शादी का दिन आ जाता है। शादी के मंडप पर विजय खड़ा होता है।
और वहाँ जिया भी आ जाती है। तभी पंडित जी को रोकते हुए अनीता कहती है, ये शादी नहीं हो सकती। बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपने ही तो इस रिश्ते के लिए हाँ कहा था, अब क्या हो गया? हाँ तब कहा था जब मुझे पता नहीं था कि आपका बेटा निठल्ला है और कुछ नहीं करता। लेकिन अब अगर आपको अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवानी है तो अपने बेटे की सरकारी नौकरी लगवा दीजिए, वो भी 1 साल के अंदर। अगर आपका बेटा भी सरकारी नौकरी वाला हुआ तो आपको सरकारी नौकरी वाली बहू मिलेगी, वरना भूल जाइए। क्या? हाँ। अनीता इतना बोलकर चली जाती है और शोभा अपने सर पर हाथ रखते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, इतनी मुश्किल से सरकारी नौकरी करने वाली बहू फंसाई थी और वो भी चली गई। क्या क्या होगा अब मेरा और मेरे बेटे का। और इसी के साथ शोभा का सरकारी नौकरी वाली बहू का सपना भी टूट जाता है और वो इस सपने को वापस जोड़ भी नहीं पाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सरकारी नौकरी वाली बहू की कहानी? जिस बहू के लिए इतने जतन किए गए, वो बहू मंडप में ही आकर चली गई, लेकिन ससुराल नहीं, अपने मायके। ऐसी ही और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल गुब्बो टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।